लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें बात करेंगे कश्मीर जम्मू से जुड़ी हर तमाम अहम खबर की। साथ ही जानेंगे वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है, बर्फ कितनी पड़ रही है कहां पर, यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे। खबरों पर तफसील से नजर डालने से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अवंतीपोरा से मिल रही है, जहां पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों पर फायरिंग की है। दुकानदार को निशाना बनाकर यह फायरिंग की गई है। अवंतीपोरा के त्राल में नापाक हरकत की गई है। हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर लिया है और दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो दहशतगर्द नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो लगातार दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और जब उसमें कामयाब नहीं होते तो आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इसी सिमत में अवंतीपोरा में उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जहां पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों पर फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक दुकानदार को निशाना बनाया गया है, जो इसको ये गोली लगी है। अवंतीपोरा के त्राल में ये नापाक हरकत हुई है। हिफाजती दस्तों ने हालांकि इलाके को घेर लिया है। जी मीडिया नुमाइंदा खालिद हुसैन मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, पूरी जानकारी चाहिए। देखिए, ये घटना करीबन 3:30 बजे त्राल जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में पड़ता है, वहां के मेन बस स्टैंड में हुई है, जब अज्ञात मिलिटेंट्स ने एक दुकानदार जो रेडीमेड गारमेंट का शॉप चलाता है बस स्टैंड में, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसको बुरी तरह से वहां से जख्मी कर दिया और तुरंत उसको उस जगह से जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाता वो दम तोड़ बैठा। इसी घटना के बाद पूरे इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई और इन अज्ञात मिलिटेंट्स जो है उनकी तलाश अब भी जारी है। ये अब मैं आपको बता दूं, जब से अनुच्छेद 370 यहाँ पर हटा है, तब से ये करीबन चौथी ऐसी घटना है जब आम शहरी को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी 3 लोगों को ऐसे ही मिलिटेंट्स ने मार गिराया था और आज ये चौथी घटना है जहां एक आम शहरी को, जो बताया जा रहा है कि वहां पर दुकानदार था और रोजमर्रा का काम करता था, जब उस पर ये हमला किया गया। और कहीं ना कहीं ये खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाती है। हमने शोपियान में देखा, बाकी जगहों देखा, जब गैर कश्मीरी लोगों को भी निशाना बनाया गया था, जो सेब के व्यापार से जुड़े थे या फिर मजदूर थे, ताकि खौफ और दहशत का माहौल हो। और उसी के सिलसिले में ये घटना भी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अभी भी त्राल के आसपास के इलाकों में जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, वहां पर नाके लगाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्या हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक जितनी भी जगह पर अटैक किया जा रहे हैं, ग्रेनेड से हमले किए जा रहे हैं या फिर जिनको निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जो है तरक्की न कर पाए। देखिए, कहीं ना कहीं उस नजर में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जितने भी हमने इससे पहले भी हमले देखे, ताकि हमने श्रीनगर में अगस्त के महीने में देखा जब एक दुकानदार को इसी तरह से यहाँ गोली का निशाना बनाया गया था, जब अपनी दुकान बंद कर रहा था। और आज भी एक दुकानदार को निशाना बनाया गया है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार कश्मीर में जो है जो जिंदगी है वो मामूल की वापस लौट रही है पटरी पर, और दुकानें भी अब कुछ हद तक खुलने लगी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने लगा है, तो जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटती दिख रही है। ऐसे में ये घटनाएं जो है कहीं ना कहीं उसी सिमत में देखा जा रहा है कि उस सबको डिरेल करने की एक और कोशिश है अज्ञात जो बंदूकबरदार है जिन्होंने ये हमला किया है। इसके अलावा खौफ और दहशत का माहौल जब गैर कश्मीरी व्यापारियों पर हमले हुए, तब भी ट्रेड और इकॉनमी जो यहाँ का फूड हमारा है, जो सबसे बड़ा इकॉनमी का जरिया है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं खौफ और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं ये लोग, और जिससे कि आम लोगों की जिंदगी जो पटरी पर लौट रही है उसमें खलल पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खालिद आपका, हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से हमें बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हमला हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, किश्तवाड़ से मिल रही है, जहां पर रफ्तार के कहर ने जान ली है। 4 लोगों की इसमें मौत की खबर है, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिनकी हालत नाजुक है उनको एयरलिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि किश्तवाड़ से मिल रही है, जहां पर रफ्तार के कहर ने जान ली है। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें भी सामने आप देख सकते हैं।
और इनमें अब 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 3 लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है जिनको एयरलिफ्ट किया गया है, दूसरे मकामात पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम के मिजाज में तब्दीली आई है, कुछ जगहों पर फिसलन जो है वो बढ़ गई है बारिश के सबब और जो बर्फ़ है उसकी वजह से। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि क्या वजूहात रही है इस हादसे के पीछे। लेकिन फिलहाल 4 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत काफ़ी संगीन बताई जा रही है, नाजुक हालत बताई जा रही है और जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। तो हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं और इनमें से 3 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है जिनको एयरलिफ्ट किया गया है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ताकि जल्द उनको अच्छा और बेहतरीन इलाज मिल सके। दरअसल आपको बता दें कि किश्तवाड़ में यह हादसा हुआ है। राजा रहमान जमाल जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजा, किस तरीके से और किस वजह से यह हादसा हुआ है? इधर ये जो गाड़ी थी ये पलमाड़ से किश्तवाड़ की तरफ आ रही थी जी। तो किश्तवाड़ से सरथल से थोड़ा 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो है ये बैलेंस इनका बिगड़ गया और जो है गहरी खाई में गिरी है। लेकिन जब हमने इंतजामिया से बात की, जो स्पॉट पे भी गए हम, तो वहां हमने देखा कि जो रोड है वो भी बिल्कुल ठीक है और जो गाड़ी है वो पिछले साल का ही मॉडल है, यानी गाड़ी भी डैमेज नहीं है, गाड़ी भी पुरानी नहीं है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या और कुछ, और रोड भी जो है बिल्कुल ठीक है। तो वह जब हमने डीसी से बात की कि इसमें काज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकता है, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें जो है हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही सामने आ रहा है कि ड्राइवर की जो है नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस की वजह से जो है ये हादसा हुआ जिसमें 4 जानें ज़िया हुई हैं और 5 अफराद जो हैं शदीद तौर पर, उनमें से जो है 3 जख्मी हैं। जी सर। जी, और राजा एक चीज और जानना चाहेंगे, जो लोग काफी शदीद तौर से जख्मी हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है, कहां पर उनको भर्ती कराया गया है और जो मरने वाले लोग हैं उनमें क्या मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल है? जी सर, ये जो सबसे पहले जो है जब इस हादसे की इंफॉर्मेशन मिली तो लोकल्स के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स वहां पहुंचे और पुलिस भी उनके साथ हमरा थी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग जो है वहां जाए, वहां पर पहुंचे और वहां से जो है उनको शिफ्ट करने का सिलसिला जो शुरू किया गया और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के लिए पहले लाया गया, जहां जो है डॉक्टरों ने उनमें से जो है 4 को मुर्दा करार दिया और बाकी जो है 5 का इलाज मुआवजा का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन उनमें देखा गया कि 3 की हालत जो है वो नाजुक थी और उन्हें जो है फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की काविशों की वजह से जो है उन्हें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जम्मू के लिए जो है वहां मुंतकिल किया गया है, चॉपर का इस्तेमाल किया गया है। तो उनकी हालत जो है इस वक्त क्रिटिकल ही बताई जा रही है, 2 की बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन एक का जो है कहा जा रहा है कि जम्मू में जो है वो स्टेबल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए राजा रहमत जमाल आपका। तो फिलहाल तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया है, चॉपर के जरिए भेजा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जी मीडिया नुमाइंदे बता रहे थे कि काफ़ी शदीद ये हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर 4 लोगों की मौत की खबर है। आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसने अपना बैलेंस उस गाड़ी के ऊपर से खो दिया था और जिसकी वजह से ये गहरी खाई में जा गिरी और इस खाई में गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इस हादसे के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है वो यही बताई जा रही है कि बैलेंस बिगड़ गया था गाड़ी का और ड्राइवर से जो है वो काबू में नहीं हो पाई, लिहाजा गहरी खाई में जा गिरी और रफ्तार ने एक तरीके से जान ली है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है, क्रिटिकल सिचुएशन है और इसी वजह से इनको एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है। और चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जम्मू में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में हो रहे कामकाज का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने महकमा तालीम में काम कर रहे लोगों और ओहदेदारों से कहा कि वो सभी सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं। साथ ही उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में हर तरह की सहूलत तलबा तक पहुंचाने की बात कही है ताकि सभी बच्चे तालीम के नूर से आरास्त हो जाएं।
पाकिस्तानी फौज की जानिब से राजौरी के केरी सेक्टर में सुबह 7 बजे से ही गोलीबारी शुरू कर दी गई, जहां पर जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगल को शाहपुर, किरनी और बालाकोट सेक्टर में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई, जहां हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे गए। शाम 4 बजे शुरू हुई इस गोलीबारी में देर शाम तक ये जारी रही, लेकिन इसके बाद फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 3 चौकियां तबाह हो गई है। इतना ही नहीं, 2 से 3 पाकिस्तानी फौजियों के भी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा इस इलाके के कस्बा मंधारा, किरनी, इस्लामाबाद, गुंतरिया, काइयां और अपर शाहपुर के अलावा लोअर शाहपुर और साथ ही LOC के दूरदराज के गांव जैसे कि गली पिंडी और कंडियार तक गोले दागे गए हैं। गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों ने अलग अलग महफूज मकामात पर पनाह ली है। फायरिंग बहुत होती है, गोले बढ़ते हैं, तो हम अंदर ही हैं अपने घर पे, तो गोले तो चलते हैं। बहुत अंदर छुपे रहते हैं, बच्चे दिहाड़ी मजदूरी होते हैं, क्या करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो गोलीबारी शुरू की गई थी, क्या अभी भी वो जारी है, और जो जिस तरीके से हिंदुस्तानी फौजियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये जो गोलाबारी कल शाम को शुरू हुई थी, ये रात भर जो है चलती रही। सुबह के वक्त आके ये गोलाबारी जो है थमी है पाकिस्तान की तरफ से। पुंछ सेक्टर में पहले शाहपुर किरनी इलाके में गोलाबारी शुरू की गई थी और उसके बाद जो है वो फैलते फैलते बालाकोट सेक्टर तक पाकिस्तान की तरफ से वो गोलाबारी शुरू हो गई। जब भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। काफी देर तक जो है, जो सूत्र है उनके मुताबिक काफी देर तक पाकिस्तान की तरफ से आग की लपटें भी दिखाई देती रही। वहां पे दूर से उनका कहना है कि उनको कुछ एम्बुलेंसेस भी वहां पे जाती दिखाई दी, जो सुबह के वक्त वहां पे गई थी। जो सूचनाएं वहां से मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो हैं 3-4 पोस्ट जो हैं इसमें जो है तबाह हुए हैं और 2 से 3 सैनिकों के भी पाकिस्तान के इसमें मारे जाने की खबर है। जी, और इसके अलावा क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर जो है लगातार गोलीबारी हो रही है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो क्या मकामी लोगों को निशाना बनाने की कोशिश है और उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से इस समय जो है फ्रस्ट्रेशन सी पाकिस्तान के सेना के अंदर है, क्योंकि घुसपैठ में वो नाकाम रह रहे हैं, जिसको लेके वो लगातार जो है भारतीय क्षेत्र पर गोलाबारी करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं कि ताकि सेना का जो है सेना की जो अटेंशन है वो सिविलियंस की तरफ हो जाए और उसके बाद जो है वो घुसपैठ करवा सकें। सेना इस मामले को खूब जानती है, इसलिए वो पाकिस्तानी सेना का जैसे ही गोलाबारी करती है, सिविलियन टारगेट करती है सिविलियन एरिया को, तो जवाबी कार्रवाई जो है मुंहतोड़ उसी समय जो है की जाती है। और हर उस पॉइंट को, हर उस जगह को यहाँ से पाकिस्तान घुसपैठ करवाता है। घुसपैठ के जो बदनाम जो रास्ते हैं उनको जो है, उन गलियों को, जो उन दर्रों को जो है वहां पर फायरिंग करके जो है उनको प्लग किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस सब जिस तरीके से वो घुसपैठ करवाना चाहता है वो घुसपैठ करवाने में नाकाम रह रहा है। इसलिए वो बार बार रोज जो है फायरिंग कर रहा है और लोगों को जो है उनको जो है दहशत में रख रहा है। हालांकि इस प्रोसेस में पिछले कई महीनों में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। अभी शुक्रवार को ही सेना का एक जवान शहीद हुआ था, लेकिन 2 घुसपैठिए भी उसमें मारे गए थे। तो पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजी है इसको सेना खूब समझती है और इसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू केरनी आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी जो फौज है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है और इसी सिमत में राजौरी के किरे सेक्टर में सुबह 7 बजे से ही गोलीबारी शुरू की गई। हालांकि इसका जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दरअसल पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जिसके जद में सरहदी इलाकों के गांव आते हैं। हालांकि गोलीबारी के दौरान पुलिस के जवान और अफसरान बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पहुंचते हैं और लोगों की मदद करते हैं, जिसके बाद रात में भी वो गश्त करते हैं और गाँव के सरहदी इलाकों में वहां पर जाकर लोगों के लिए खड़े रहते हैं। पेश एक रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अक्सर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है।
जिसका हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालिया दिनों में पुंछ जिले में लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होने पर वहां पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रहती है। साथ ही गोलीबारी के दौरान पुलिस के जवान और अफसरान बख्तरबंद गाड़ियां लेकर गोलीबारी से मुतासिर इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाते हैं। साथ ही फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, गोलीबारी के दौरान पुलिस और उनकी ये गाड़ियां रात भर गोलीबारी से मुतासिर इलाकों में गश्त करती है। हम अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जहां भी कोई आदमी इंजर्ड होता है इसी गाड़ी की मदद से वहां जाकर उसको रेस्क्यू करते हैं। बारी गोलाबारी के बीच आपकी गाड़ी इसी तरह मूव करती रहती है? हाँ, ऐसे ही गाड़ी जो है ऐसे ही मूव करती रहती है और हम रात भर पेट्रोलिंग जो है वो करते रहते हैं। जहां भी कोई भी जख्मी होता है उसको हम रेस्क्यू करके उसकी जान बचाते हैं। इस मौके पर गाड़ियों पर तैनात पुलिस के जवानों और अफसरान का कहना है कि जैसे ही उन्हें पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलीबारी की इत्तला मिलती है तो वे फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हमेशा ही की जाती है, जिसकी जद में यहाँ के मकामी अफराद के साथ साथ फौज के जवान भी आ जाते हैं। मगर सबसे ज्यादा यहाँ के मकामी लोगों को परेशानी होती है। उन्हें यहाँ पर अपने घर के कामकाज में बहुत दिक्कतें होती है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, जहां भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं पुंछ पुलिस भी किसी से कम नहीं है। पुंछ पुलिस रात भर इन इलाकों में गश्त लगा रही है ताकि अगर पाकिस्तान फायरिंग से कोई जख्मी होता है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। कैमरामैन शजाद भट्ट के साथ रमेश वाली, जी मीडिया, पुंछ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले पर बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान सरकार इस मामले में आर्मी एक्ट में बदलाव कर सकती है। दरअसल कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ आए फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार मिल जाएगा। और जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो कुलभूषण जाधव के लिए ये काफ़ी आसान होगा, लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जो है उसकी चाल हमेशा ही समझ में आती है कि वो इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान सरकार अब आर्मी एक्ट में बदलाव कर सकती है। दरअसल कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ आए फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार मिल जाएगा। और जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। जम्मू के हरी निवास इलाके में फौज के जवानों को एजाज देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल शरद कपूर खास तौर पर पहुंचे। प्रोग्राम के दौरान रिटायर्ड फौजी एहलकारों को एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा मुल्क के खिदमात करते हुए शहीद हुए जवानों के अहल खाना को भी एजाज से नवाजा गया। साथ ही अपने खिदमात के दौरान जख्मी होने के बाद माजूर हुए फौजी एहलकारों को भी एजाज से नवाजा गया। अवार्ड फंक्शन की खास बात यह रही कि सारे अवार्ड राजा हरि सिंह के नाम पर ही दिए गए। देखा जवान को शहीद होते हुए, जब जब देखा माँ बाप को आंसू बहाते हुए, जब जब देखा वीर नारीज को अपना दुख छुपाते हुए और सम्मान के साथ सिर उठाते हुए, तो देखा तो लगा मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जब कोई शहादत देता है जवान और शहीद होता है तो वो सिर्फ हमारे एक के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है। तो हम जब न्यूज़ में पढ़ते थे कि 2 लाइंस कि ये शहादत हो गई, 2 लोग आर्मी जवान मारे गए, 2 आतंकवादियों ने एक कैप्टन को मार दिया, तो वो एक रोज़मर्रा की रूटीन बन गई थी। तो लगता था कि अरे ये क्या होता है। हम वेट करते रहते थे कि कब ये न्यूज़ आए, हम पढ़ते थे। तो जब मैं इनसे मिली, जब इनको देखा, सुना, रूबरू हुई, तो मुझे लगा अरे ये क्या है, ये सबको दुनिया वालों को पता तो चलना चाहिए इनकी शहादत के बारे में, इनकी कुर्बानियों के बारे में। मैं गर्वित महसूस करता हूँ। हालांकि बेटे का लाश जो है वो तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने देश के लिए कुर्बानी दी उससे तो गर्व भी होता है। और साथ साथ ही इस क्लब के द्वारा, ये जो मेरी पहचान क्लब है,
मेरी पहचान जो यहाँ पर चल रहा है, ये NGO महाराजा हरि सिंह जी का अवार्ड जो यहाँ दिया गया, इससे तो और भी सम्मानित हुए शहीद और हमारे दिलों में उत्साह बढ़ा और अपने बेटे की कुर्बानी जो थे उस पर मुझे नाज है। मैं इस फंक्शन के होस्ट श्रीमती संध्या जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ऐसा बढ़िया फंक्शन किया है जिसमें उन्होंने अंगहीन सैनिकों को, सिविल जिन्होंने अपने देश के लिए अंग कुर्बान किए हैं, उनकी इज्जत की है। वो सैनिक गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। ये पहला फंक्शन देख रहा हूँ जिसमें वॉर डिसेबल्ड को इज्जत दी गई है और उनको पहले इज्जत दी गई है। हर आदमी समझता है कि वॉर विडोज़ की कुर्बानी बहुत बड़ी है। वॉर विडोज़ जो आदमी शहीद होता है वो एक दिन मरता है, जो अंगहीन होता है वो रोज़ रोज़ मरता है, उसका परिवार भी उसके साथ रोज़ रोज़ मरता है, उसके घाव को कोई ना कोई रोज़ स्क्रैच कर देता है, रोज़ कुएं देता है। वो गुमनामी की ज़िंदगी के जीने के बाद भी तंग रहता है। मैं इतना भी कहूँगा कि जो आदमी डिसेबल होता है उनसे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से लोग तैयार होते हैं। उनको शादी भी नहीं करते लोग, उनको खाने को तो पूरा क्या देंगे वो बच्चे। और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, अपनी एजुकेशन पूरा नहीं कर सकते, तो उनको नौकरी तो प्रायोरिटी पे दो, उनके बच्चों को एजुकेशन तो प्रायोरिटी पे दो। यही मेरी आज का जो ये फंक्शन है और उसकी होस्ट के लिए बहुत बड़ी तारीफ के साथ धन्यवाद करता हूँ। गांदरबल के ADC फारूक अहमद बाबा ने कई इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, जहां पर ज़रूरत की तमाम चीज़ों और इंतजामात के साथ साथ बोर्ड के मराकज़ के प्रोसेस का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर गांदरबल के ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ कई ओहदेदारान भी मौजूद रहे। ADC ने अपने दौरे के दौरान इदारों के सरबराहों से बात की और तमाम ज़रूरी चीज़ों के इंतजामात की मालूमात हासिल की, जैसे कि बच्चों के बैठने और रोशनी वगैरह के बारे में इंतज़ाम के मुताल्लिक बताया गया। और इस मौके पर ADC ने कहा कि इंतज़ामिया ने तमाम इंतजामात कर लिए हैं और इम्तहानात देने वालों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो तलबा और तालिबात पढ़ते हैं उनके लिए ये एक अहम खबर है, जहां पर गांदरबल के ADC फारूक अहमद बाबा ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया है और ज़रूरत की तमाम चीज़ों और इंतजामात के साथ ही बोर्ड के मराकज़ के प्रोसेस का जायज़ा भी लिया है। इस मौके पर गांदरबल के ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ कई ओहदेदारान भी मौजूद रहे और ADC ने अपने दौरे के दौरान इदारों के सरबराहों से बात की, तमाम ज़रूरी चीज़ों के इंतज़ाम की मालूमात हासिल की, जैसे कि बच्चों को बैठने के लिए और रोशनी वगैरह के इंतज़ामात के लिए मालूम किया। और ADC ने इस दौरान ये भी कहा कि इंतज़ामिया के जो तमाम इंतज़ामात है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन आने वाले वक्त में इम्तहानात देने वालों को किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते आगे। शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने जाजनार का दौरा किया और मुगल रोड पर बर्फ हटाए जाने का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ शोपियां के ADDC मोहम्मद सलीम मलिक, मुगल रोड के चीफ इंजीनियर अब्दुल मजीद खान और इनके अलावा मुतल्लिका महकमे के दीगर ओहदेदारान मौजूद रहे। DDC ने अहकामात जारी करते हुए कहा है कि बर्फ हटाने का काम जल्द अज जल्द किया जाए ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त को मामूल पर लाया जा सके। इसके अलावा DDC ने पीर की गली में मुगल रोड पर मुसाफिरों के लिए दीगर सहूलतों को तैयार कराने पर भी जोर दिया ताकि तारीखी शाहराह को जम्मू के इलाके और वादिया कश्मीर के माबैन मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। DDC ने मज़ीद कहा कि बर्फ़ के तोड़े खिसकने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और महकमा को आपस में मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि इस रोड पर आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके।
ऑपरेशन है उसका एक दौरा लिया। और जैसे आप जानते हैं कि 7 तारीख के दिन जो बहुत ज़्यादा हेवी बर्फबारी हुई, उसके बाद इमीडिएटली राइट आफ्टर दैट 10 तारीख को हमने अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। यहाँ हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरएनबी उसके साथ उसकी तरफ से 7 मशीन्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर द पर्पस इंक्लूडिंग स्नो रोलबा, स्नो ब्लोअर, स्नो कटर, स्नो प्लोज और कुछ एडिशनल मशीनरी हमने हायर भी की है, JCBs वगैरह। ये ऑपरेशन अभी हमने तकरीबन 24 किलोमीटर रोड बियॉन्ड दुबजन एंड ऑलमोस्ट अप टिल सजनार क्लियर कर दिया है। हमें इस साल काफ़ी दिक्कत आ रही है इस हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आई हैं पूरे स्ट्रेच पे, और जिधर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल्डर्स यानी कि पत्थर साथ में उतरे हैं, तो इसलिए हमें उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग लॉन्गर दैन एवरेज। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के साथ ही नौजवानों के लिए नौकरियों के दरवाजे भी खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर के हर जिले में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज में दाखिले का सिलसिला जारी है। जम्मू के उधमपुर जिले में स्पेशल पुलिस फोर्स SPO में दाखिले के लिए रिक्रूटमेंट वीक यानी कि भर्ती सप्ताह मनाया गया, जो कि ख़त्म भी हो गया है। इस भर्ती सप्ताह में हर रोज़ 1000 के करीब नौजवान दौड़े। अहदेदारों के मुताबिक रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तीसरी आंख यानी कि CCTV कैमरे से नज़र रखी गई। SPO बनने के लिए 5578 नौजवानों ने अर्जी दी, और जिसमें 5224 लड़कों और 354 लड़कियां भी शामिल थी। आज जो रिक्रूटमेंट का लास्ट डे है, बेसिकली 11 तारीख को पहले लास्ट डे किया गया था बिकॉज ऑफ रेन की वजह से, जो बीच में हो वो एक दिन, फिर नेक्स्ट डे हमने आज 13 को शिफ्ट किया था। इसमें तकरीबन कोई 1000 कैंडिडेट्स आए हैं हमारे पास, तो राउंड अबाउट 1000 कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट का जो देख रहे हैं, जो प्रोसेस अभी चल रहा है हमारा। उसके अलावा जो लेडीज़ की भर्ती हुई थी उसमें 350 के करीब फॉर्म लगा था हमारे पास।